तब तक किसी चीज़ को करते हुए रुकना नहीं है जब तक उस चीज़ में हम गुड में से बेटर ना हो जाए और बेटर में से बेस्ट ना बन जाए। मेरा नाम बंटी परसानिया है और इस वीडियो में मैं आपको गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताऊंगा और हर एक सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा वो बताऊंगा और कैसे स्मार्टली आप सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो वो बताऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। गेट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, गेट उससे ज़्यादा है। अगर आप गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अपने स्किल सेट को भी अपग्रेड कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप गेट को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह मत लो। अगर आप गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखोगे। नाउ हम वापस आ जाते हैं अपने मेन वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताऊंगा और सभी सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा वो भी बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड। आपकी एग्ज़ाम में जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आप जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस देख सकते हो। आपका गेट पेपर टेक्निकल पेपर है, उस टेक्निकल पेपर के अंदर एप्टीट्यूड को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके गेट पेपर के अंदर केट लेवल का एप्टीट्यूड नहीं आता है। मतलब आपके पेपर के अंदर बहुत ही इजी लेवल का एप्टीट्यूड आता है। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप प्रिपरेशन के बिना भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट आप थोड़ी सी भी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते हो तो आप एप्टीट्यूड के अंदर 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हो। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एप्टीट्यूड के सेक्शन को मत छोड़िए, बिकॉज एप्टीट्यूड का सेक्शन सबसे आसान होता है और इसी सेक्शन में हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करें। सो डोंट लीव एप्टीट्यूड। दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस दिखाया जा रहा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेनली 3 चीज़ें होती है। पहली है लीनियर अलजेब्रा, दूसरी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तीसरी है कैलकुलस। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ईजी से लेके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर अलजेब्रा से मेनली इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर लीनियर अलजेब्रा को आप एक बार पढ़ रहे हो तो आप गेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस में ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस के ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे कंपेयर टू लीनियर अलजेब्रा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर देते हो तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ मार्क्स को कवर कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर में से 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस दिखाया जा रहा है। जनरली प्रोग्रामिंग में से इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हो तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर में से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आने ही चाहिए। अगर आपको खुद को कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी बोलना है तो आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आनी ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को सिर्फ गेट के लिए मत पढ़ो, आप प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए पढ़ो। फोर्थ सब्जेक्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में से 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एल्गोरिदम का सिलेबस दिखाया जा रहा है। जनरली मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, एल्गोरिदम में से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारे लोगों का मानना होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग मुश्किल है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ रहे हो तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। आप डायनामिक प्रोग्रामिंग का झोंक बना सकते हो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑन मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एल्गोरिदम के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ और पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर आपको अपना करियर आईटी इंडस्ट्री के अंदर बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का नॉलेज होना ही चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंटली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बोलना है तो आपको दूसरी चीज़ें आए या ना आए, बट आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आने ही चाहिए। अगर आपके पास इन 3 चीज़ों का डेप्थ में नॉलेज है तो आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी दूसरों के कंपेयर में। अज्यूम कीजिए आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो
वो कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मेनली वो आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के ही क्वेश्चंस पूछेगी। अगर आपके पास इन तीनों का डेप्थ में नॉलेज है तो आपको हाई सैलरी जॉब भी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को जस्ट एग्ज़ाम की तरह मत लो, उसको ऐसा सोचो कि वो ऑक्सीजन है आईटी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करने के लिए। ना वापस आ जाइए अपने गेट एग्जाम के अंदर। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में से 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ते हो तो आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इन सेक्शन में से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों में फोकस कीजिए, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ मार्क्स को कवर कर सकते हो। फिफ्थ सब्जेक्ट है टीओसी। टीओसी मीन्स थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी में से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप टीओसी का सिलेबस देख सकते हो। टीओसी के अंदर आप पढ़ोगे कि कैसे हमारा कंप्यूटर थियोरेटिकली वर्क करता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, टीओसी में से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप टीओसी को एक बार पढ़ रहे हो तो आप टीओसी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप टीओसी के अंदर फोकस करो, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स टीओसी में से कवर कर सको। 6 सब्जेक्ट है कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके मन में डाउट ज़रूर होगा, इतने कम मार्क्स के क्वेश्चन? बिकॉज कंपाइलर डिज़ाइन एक छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस दिख रहा होगा। कंपाइलर डिज़ाइन में से ज़्यादातर इजी क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, कंपाइलर डिज़ाइन के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बट उसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होता है। इसलिए आपको कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर फोकस करना चाहिए और उसमें से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लेने चाहिए। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, कंपाइलर डिज़ाइन एंड टीओसी दोनों इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर टीओसी के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट आप टीओसी पढ़िए, उसके बाद आप कंपाइलर डिज़ाइन पढ़िए। 7 सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको डिजिटल लॉजिक का सिलेबस दिख रहा होगा। डिजिटल लॉजिक में बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप डिजिटल लॉजिक को प्रिपेयर करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप डिजिटल लॉजिक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो, ताकि आप गेट एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। अगर मुझे गेट एग्जाम लिखनी है तो मैं गेट के पेपर के अंदर सबसे पहले डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन फाइंड करूंगा और वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान क्वेश्चन गेट के अंदर पूछे जाते हैं। 8 सब्जेक्ट है DBMS। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS में से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप DBMS का सिलेबस देख सकते हो। DBMS के अंदर आप डेटा को कैसे एफिशिएंटली डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है और रिडंडेंसी कैसे कम होती है, ये चीज़ें आप पढ़ोगे। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, DBMS में इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम SQL से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट आप SQL को अच्छे से पढ़ोगे तो आप उस क्वेश्चनों को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप DBMS में थोड़ा सा फोकस करो और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कवर करने की कोशिश करो। 9 सब्जेक्ट है CN। CN का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में 6 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क एक लेंदी सब्जेक्ट है। यस, कंप्यूटर नेटवर्क एक लेंदी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप उसमें से मोस्ट ऑफ मार्क्स को कवर कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से पढ़ते हो तो आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको सिस्को में भी जाना है, वहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्क के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो गेट में भी कंप्यूटर नेटवर्क का अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देख के ही ये मान लेते हैं ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जितना लंबा लेंथ का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है।
तो क्वेश्चन की लेंथ को देख के आपको ऐसा नहीं मानना है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। 10th सब्जेक्ट है ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको ओएस का सिलेबस दिख रहा होगा। जनरली ओएस में से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ओएस एक सिस्टम कोर्स है। ओएस में प्रोसेस मैनेजमेंट और डेडलॉक से इजी क्वेश्चंस आते हैं और सिंक्रोनाइजेशन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आप ओएस को अच्छे से प्रिपेयर करें तब आप उसमें से मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हो। अगर आप ओएस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो देन आप समझ पाओगे हमारा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कैसे वर्क करता है, क्योंकि मेनली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 11 सब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट मैथ्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस में नए हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कम्प्लीटली नया है। डिस्ट्रिक्ट मैथ्स में से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको डिस्ट्रिक्ट मैथ्स का सिलेबस दिख रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट मैथ्स में जनरली मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, डिस्ट्रिक्ट मैथ्स में ग्राफ थियरी में से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप ग्राफ थियरी में थोड़ा सा भी फोकस करो तो आप डिस्ट्रिक्ट मैथ्स में से मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर सकते हो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंप्यूटर साइंस में जो 60% प्रॉब्लम्स है उसको ग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए ग्राफ थियरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैथ्स में थोड़ा फोकस करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें से कवर कर पाओगे। 12th सब्जेक्ट है सीओ। सीओ का मतलब होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से 10 से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस दिख रहा होगा। जनरली लोग ऐसा बिलीव करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको गेट में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस करना होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले आप डिजिटल लॉजिक पढ़िए, क्योंकि डिजिटल लॉजिक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। अगर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप उसमें से भी मार्क्स कवर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी है। अब आप अपना प्रिपरेशन इजी सब्जेक्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करना चाहते हो या फिर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट तक करना चाहते हो, ये डिसीजन प्योरली आपका है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन इजी सब्जेक्ट टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको गेट में बहुत अच्छा रैंक लाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने होंगे। उस सब्जेक्ट में भी आपको कोई सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। उसका मतलब ये है, अगर आपको गेट में अच्छा रैंक लाना है तो आपको सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करना होगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप पहले इजी सब्जेक्ट्स कीजिए, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर समय बचता है तो आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कीजिए। ये मेरा सजेशन है। मैं दिल से आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो जेन्युइनली अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को किसी के साथ शेयर करते हो तो उस पर्सन के दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ यूज़फुल कंटेंट शेयर कर रहे हो। इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अपने सारे सोशल अकाउंट्स के अंदर शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, आप मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हुआ या ना हुआ। डू कमेंट। आपके पॉजिटिव कमेंट्स को देख के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वर्क हार्ड करने के लिए। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मेरे वीडियो को प्यार करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।